अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपको याद होगा तो इसमें मैंने आपको फिगर के साथ बताया था कि जब भी एक सैटेलाइट मूव करता है अर्थ पे तो वहाँ पे वर्क डन क्या होती है। तो ये क्वेश्चन अब ये यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो इसका आंसर लिखे। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज ज़ीरो। When a satellite moves around the earth, then the direction of force of gravity on the satellite is perpendicular to its displacement. Hence, the work done on the satellite by the earth is ज़ीरो। देखो, हमने ऑलरेडी कहा है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो अगेंस्ट ईच अदर, तो वहाँ पे वर्क डन होती है ज़ीरो। इसी तरह जब एक सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द अर्थ तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी परपेंडिकुलर ही होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी जो वर्क डन है वो भी ज़ीरो ही होगी। Now question number 12. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think, discuss this question with your friends and teacher. ये कह रहा है कि अगर in absence of any force, अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है एक बॉडी पे, क्या वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इसके बारे में आपको अपने टीचर से डिस्कस करना है, यानी या फ्रेंड से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। यस, डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे भी हो सकता है जब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल देते हैं किसकी? अगर हम ऑब्जेक्ट की एग्जांपल देंगे जो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, या कांस्टेंट वेलोसिटी। सो अगर हम वहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो नेट फोर्स वहाँ पे एक्ट करता है ज़ीरो, लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विदाउट ए फोर्स। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे यस, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity. Suppose an object is moving with constant velocity, the net force acting on it is zero. Hence, there can be a displacement without a force. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13. A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. देखो, ये भी हमने एग्जाम्पल्स बहुत सारी ऐसी हमने डिस्कस की इस चैप्टर में कि देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है एक पर्सन होल्ड कर रहा है बंडल ऑफ हे, ठीक है, अपने हेड पे कितने, आधे घंटे तक, 30 मिनट्स तक। वो थक भी जाता है। क्या उसने कोई वर्क की? अगर की है तो कैसे की, अगर नहीं तो यहाँ पे हमें वो जस्टिफाई करना है आंसर। तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड, gravitational force acts on the hay downwards, but there is no displacement in the bundle of hay in the direction of force, so no work is done. तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया? जो उस आदमी ने अपने सर पे उठाया है वो बंडल, तो बंडल ऑफ है या चाहे जो कुछ भी उसने उठाया होगा अपने सर पे, तो उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, लेकिन वहाँ पे उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे भी वर्क डन ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रिलेटेड 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर का पावर वहाँ से दिया गया है 1500 वाट है, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 10 आवर्स में, 10 आवर्स में?
तो इसमें आप लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर कैन बी obtained विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन। वो आपको पता है P इज़ पावर होता है बराबर वर्क डन बाय टाइम, दैट इज़ पावर इज इक्वल W/T। या इसमें मैंने आपको और भी बताया था कि वो जो वर्क डन होती है वो एनर्जी कंज्यूमर इक्वल टू होती है एनर्जी कंज्यूमर्ड, ठीक है। तो हम वो भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू E/T, वायर E इज इक्वल टू एनर्जी एंड T इज इक्वल टाइम टेकन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पावर है 1500 वाट, दैट इज़ इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से आवर्स है तो इसको भी हम हायर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1500 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा 1.5 किलो वाट। टाइम इज इक्वल 10 आवर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्क डन होगी किसके बराबर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी, सपोज वर्क डन के बदले हमें यहाँ पे E लिखना है तो E होगा बराबर P इंटू T। तो पावर क्या है यहाँ पे, शाबाश 1.5 और टाइम क्या है 10, इट विल कम आउट टू बी 15 किलोवाट आवर। Hence the energy consumed by the heater in 10 hours is equal to 15 kilowatt hour। नाउ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज विच ऑकर व्हेन वी ड्रा अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट। Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation to the law of conservation of energy? तो ये एग्जांपल हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें सिंपल पेंडुलम में आपको समझानी है। तो वी नो इसमें आप लिखेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to another. Consider the case of an oscillating pendulum। पहले ये आप यहाँ पे oscillating pendulum बनाएंगे तो अब यहाँ से आप लिखेंगे when an apparatus moves, apparatus मतलब यही metallic bob moves from its mean position P to either of its extreme positions A और B। मतलब जब ये यहाँ से P से मूव करेगा, ये यहाँ की इनकी एक्सट्रीम पोजीशन है A एंड B, यहाँ या यहाँ की तरफ जब ये मूव करेगा तो उस टाइम पे क्या होता है, शाबाश, इट राइजेस थ्रू अ हाइट h ऑन द टॉप ऑफ द mean level P। At this time the kinetic energy of the bob changes fully into potential energy। The kinetic energy becomes zero and also the bob possesses solely potential energy because it moves towards purpose P. Its potential energy decreases increasingly. Constantly the kinetic energy will increase. Because the bob reaches purpose P, its potential energy becomes zero and also the bob possesses solely kinetic energy. This method is perennial as long because the apparatus oscillates. The bob does not oscillate forever. It involves rest as a result of air resistance resists its motion. The apparatus loses its kinetic energy to beat this friction and stops once a while. The law of conservation of energy is not desecrated as a result of the energy lost by the apparatus to beat friction is gained by its surroundings, and as the overall energy of the apparatus and also the encompassing system stay preserved। तो क्या हो रहा है यहाँ पे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है। टोटल एनर्जी जो कह सकते हैं हम स्विंगिंग पेंडुलम की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो सेम रहती है, वो कंजर्व रहती है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वो एक हाइट पे होते हैं विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो और जो सेंटर पे पॉइंट होता है तो वहाँ पे सिर्फ पोजिस करता है वो काइनेटिक एनर्जी, और जो वो इंटरमीडिएट पोजीशंस है वहाँ पे दोनों होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो मैंने आपको सॉरी अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है, नहीं इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आप रीड करना, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड, तो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है ये, इट इज़ रेटेड, सॉरी, ठीक है। तो रेटेड मतलब इसका पावर है 1500 वाट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।